ये है आज से 3 बिलियन साल पहले का मार्स। इसके ऊपर घने बादल हैं और नीचे बड़े बड़े समुद्र हैं। लहरें किनारों से टकरा रही हैं और बीचेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारी धरती पर गोवा या बे ऑफ बंगाल में होते हैं। और इन बीचेस पर कुछ हिल रहा है, कुछ जिंदा। पर फिर एक दिन मार्स के साथ कुछ अजीब हुआ। उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। सूरज की सोलर विंड ने इसके पूरे एटमॉस्फेयर को छीन लिया और समुद्र या तो जम गए या फिर उड़ गए। और देखते ही देखते एक पूरा जिंदा प्लेनेट मर गया। आज मार्स पर कोई आवाज नहीं है, ना हवा का शोर, ना पानी की लहरें, ना किसी जीव की सांस। बस लाल मिट्टी और एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी है कि अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो जाए तो वो लिटरली पागल हो जाएगा। बट गाइज, अब कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने लिटरली पूरी दुनिया की साइंस को हिलाकर रख दिया। असल में चाइना ने अपना एक छोटा रोवर मार्स पर भेजा था। नाम था जूरोंग और इसने वो करके दिखाया जो नासा के पिछले दशकों का कोई भी मिशन आज तक नहीं कर पाया। असल में इसने मार्स की जमीन के नीचे 80 मीटर की गहराई पर कुछ ऐसा देखा जिसने लिटरली पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। असल में इस मिशन ने मंगल की जमीन के नीचे 76 जियोलॉजिकल ऐसी लेयर्स को देखा जो वहां पर बहुत कुछ राज छुपाए हुए हैं। असल में ये 76 की 76 सारी ही लेयर्स भाई एक ही एंगल पर झुकी हुई हैं। और बात अगर वैज्ञानिकों की माने तो इन लेयर्स में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो हमें 3 अरब साल पहले समुद्र से भरे पृथ्वी जैसे मंगल पर मौजूद जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। पर कैसे? आखिर क्या छुपा है चाइना के द्वारा भेजी गई इन लेयर्स के डेटा में? और आखिर क्यों इस डिस्कवरी के बाद अचानक से चाइना का ये जूरोंग रोवर का कनेक्शन कैसे लूज हो गया? क्या मंगल के नीचे कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसने इस रोवर पर हमला करके इसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया? वेल, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ सॉल्व करते हैं उस नई मिस्ट्री को जिसे अभी पूरी दुनिया के सामने चाइना ने रखा है। बीस जुलाई 1976 नासा का वाइकिंग 1 लैंडर मार्स की लाल जमीन पर उतरता है। ये पहली बार है कि जब किसी इंसानी मशीन ने मार्स की जमीन को छुआ है। पर वाइकिंग वहां पर सिर्फ फोटो लेने नहीं गया था। वाइकिंग का मेन मकसद था वहां एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना जिसका नाम था लेबल्ड रिलीज। ये एक्सपेरिमेंट एक ही मकसद को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था कि क्या मार्स की मिट्टी के अंदर कुछ भी जिंदा है या नहीं। एक्सपेरिमेंट सिंपल था। वाइकिंग मार्स की मिट्टी उठाएगा और उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन मिले हुए कुछ स्पेशल न्यूट्रिशंस डालेगा जिससे अगर मिट्टी में कोई माइक्रोब है तो वो उन न्यूट्रिशंस को खाएगा और रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और बाद में वाइकिंग इसी गैस को डिटेक्ट करेगा। जिसके बाद जब इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली में मार्स के ऊपर परफॉर्म किया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने लिटरली नासा की पूरी टीम को शॉक में डाल दिया। मिट्टी ने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब किया और कुछ ही घंटों में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना शुरू कर दिया। ये एग्जैक्टली वही रेस्पॉन्स था जो जिंदा माइक्रोब्स परफॉर्म करते। वाइकिंग 1 के लीड साइंटिस्ट गिलबर्ट लेविन इस पूरी ही चीज को अपनी स्क्रीन पर देखकर कांप जाते हैं। उनके मुताबिक ये एक क्लियर पॉजिटिव रिजल्ट था जो ये बता रहा था कि मार्स की मिट्टी में कुछ जिंदा है। पर फिर कुछ अजीब हुआ। असल में नासा के दूसरे एक्सपेरिमेंट GCMS ने मार्स की मिट्टी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं ढूंढे और इसी एक रिजल्ट की वजह से नासा ने अपने पूरे लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन थी, वहां पर कुछ भी जिंदा नहीं है। गिलबर्ट लेविन ने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के पीछे लड़ाई करी कि हमने मार्स के ऊपर लाइफ को डिटेक्ट किया था, लेकिन नासा ने सब कुछ इनकार कर दिया। लेविन 2021 में 97 साल की उम्र में मर गए। मरते दम तक वो ये कहते रहे कि मार्स पर जिंदगी का सबूत 1976 में ही मिल गया था। और अब जब चाइना के जूरोंग रोवर ने मार्स की जमीन के नीचे 3 अरब साल से सीड लेयर में दोबारा कुछ ऐसा ही देख लिया है जो मार्स पर पुराने समय में जिंदगी की मौजूदगी का सबूत माना जा रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या
गिलवर्ट लेविन सही थे? देखो गाइस, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चाइना के द्वारा की गई डिस्कवरीज को बहुत डीपली समझना होगा। तो देखो, चाइना की इस मिशन की शुरुआत होती है जुलाई 2020 से, जब चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था तियानवेन 1। इसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन। अब ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मिशन एक इतना बड़ा गैम्बल था कि शायद कोई और स्पेस एजेंसी इसे कभी भी नहीं खेलती। असल में इसमें चाइना ये चाहता था कि वो एक ही मिशन में मार्स को ऑर्बिट करें, वहां लैंड करें और वहां रोवर चलाएं। तीनों काम एक साथ पहली ही बार में। असल में उस समय तक नासा को ये तीनों ही काम करने में कई दशकों का समय लगा था और बहुत से अनसक्सेसफुल मिशन भी किए गए थे, लेकिन चाइना ने कहा हम एक बार में ये तीनों ही काम करेंगे। जिसके बाद चाइना के वेंगचेंग से उसका लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट उड़ान भरता है। अंदर था एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर जिसका नाम था ज़्यूरोंग। चाइनीज माइथोलॉजी में इस शब्द का मतलब होता है आग का देवता। इस रॉकेट के जरिए मार्स तक जाने में इन तीनों ही मशीन्स को 202 दिन का समय लगा, जिसके बाद फरवरी 2021 में तियानवेन 1 मार्स के ऑर्बिट में पहुंचता है। लेकिन अभी भी सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी था, क्योंकि अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि मार्स इतना बड़ा प्लेनेट है तो इस पर लैंडिंग के लिए कौन सी जगह चुनी जाए। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पूरा ही मिशन काफी ज्यादा केयरफुली प्लान्ड ऑपरेटिंग मिशन था और इस कंडीशन में एक गलत लैंडिंग साइट के कारण रोवर क्रैश हो सकता था, मार्स के तूफानों या फिर ठंडे इलाकों में फंसकर खराब हो सकता था, या फिर ऐसी जगह पर उतर सकता था जहां पर कुछ वो डिस्कवर ही ना कर पाए। जिसके बाद काफी सोचने के बाद चाइनीज साइंटिस्ट ने मार्स रोवर की लैंडिंग के लिए चुना यूटोपिया प्लेनिशिया। असल में ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बेसिन है, करीब 3300 किलोमीटर चौड़ा। ये तब बना था जब आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले 300 से लेकर 700 किलोमीटर लंबा एक बड़ा एस्ट्रॉइड मार्स की जमीन से आकर टकराया था। इस टक्कर ने मार्स की सरफेस पर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि वैज्ञानिकों को कई दशकों से ये शक था कि ये गड्ढा किसी एक पुराने समुद्र का फ्लोर रहा होगा। जिसके बाद साल 2016 में नासा के मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर ने इस शक को और गहरा कर दिया। असल में उसके रेडार ने यूटोपिया प्लेनिशिया की जमीन के नीचे सिर्फ 1 से 10 मीटर तक ही एक मैसिव अंडरग्राउंड आइस डिपॉजिट को ढूंढा। इसलिए चाइना के मिशन प्लानर्स ने ये सोचा कि अगर यहाँ पर सच में कोई समुद्र था या फिर आज भी मौजूद है तो हम हमारा रोवर यहीं भेजेंगे और वहां जाकर जमीन के अंदर रेडार से ये देखेंगे कि क्या पुराने समय में सच में वहां पर समुद्र और जीवन मौजूद था या फिर नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 1976 में नासा का वाइकिंग 2 लैंडर भी यहीं पर ही उतरा था, लेकिन क्योंकि उसके पास सरफेस रेडार नहीं था तो वो बस सरफेस को देख सकता था, उसे एग्जामिन नहीं कर सकता था। पर चाइना के इस ज़्यूरोंग रोवर के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि ये जमीन से 80 से 100 मीटर तक आराम से अंदर देख सकता था। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे कि चाइना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी को करेगा और उसने वो करके भी दिखाया। तो देखो गाइस, इस पॉइंट तक अब लैंडर लोकेशन सेलेक्ट हो चुकी थी और वहां जाकर क्या खोजना है, क्या करना है, वो सब कुछ भी डिसाइड कर लिया गया था। जिसके बाद अब तैयारी होती है लैंडिंग सीक्वेंस की। 3 महीने तक चाइना की टीम ने ऑर्बिट से मार्स की सरफेस की स्टडी की, हर एक क्रेटर को देखा, हर एक स्लोप को नापा और हर एक पत्थर को एनालाइज किया, क्योंकि एक गलत जगह की लैंडिंग पूरे ही मिशन को बर्बाद कर सकती थी। और फाइनली 14 मई 2021 को चाइना का ये लैंडर मार्स के यूटोपिया प्लेनिशिया में लैंड करता है। जिसके बाद 1 हफ्ते का इंतजार किया गया, सिस्टम चेक किए गए और फाइनली 22 मई को ज़्यूरोंग रोवर ने मार्शियन जमीन पर चलना शुरू किया। और इस तरह चाइना इस पूरी दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने मार्स की जमीन पर उतारकर अपने रोवर को ऑपरेट किया। और इसके बाद असली काम शुरू होता है। ज़्यूरोंग छोटा था, 1.85 मीटर लंबा और सिर्फ 240 किलो भारी, इसीलिए उसकी मार्स की इस पथरीली जमीन पर चलने की स्पीड काफी स्लो थी। स्पीड सिर्फ 200 मीटर पर आवर थी, बट प्रैक्टिकली ये मार्स की जमीन पर एक दिन में सिर्फ 10 मीटर चलता था। उसके सोलर पैनल्स बटरफ्लाई के पंख जैसे थे जिन पर एंटी डस्टिंग कोटिंग थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी उसका थर्मल सिस्टम। देखो, उस समय तक नासा के सारे ही रोवर्स न्यूक्लियर हीटर्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसमें रेडियो आइसोटोप से गर्मी को पैदा करके रोवर को मार्स विंटर और रात के समय इंस्ट्रूमेंट को फ्रीज होकर खराब होने से बचाया जाता था।
लेकिन ज़ुरोंग ने मार्स की ठंड और रात में कोल्डिंग टेम्परेचर में अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए एक बेहद ही यूनिक तरीका चुना। असल में इसमें वैज्ञानिकों ने एन यूडिकिन नाम का एक स्पेशल केमिकल को हीटिंग के लिए चुना, जो दिन में गर्मी एब्जॉर्ब करता था और रात में उसे ही छोड़ता था। ये आइडिया काफी ज्यादा क्रिएटिव और सस्ता तो था, लेकिन आगे चलकर यही चीज इस मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। अब ज़ुरोंग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पर आया जाए तो इसके पास 6 इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था ROPER यानी कि रोवर पेनिट्रेटिंग रेडार। ये ड्यूल चैनल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार था, जो लो फ्रीक्वेंसी पर 15 से 95 मेगाहर्ट्ज पर काम करता था और जमीन के 100 मीटर नीचे तक देख सकता था। इसके अलावा इसमें मार्स कोड नाम का एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर भी था, जो रॉक्स पर 23 मिली जूल की लेजर फायर करता था और केमिकल कंपोजिशन एनालाइज कर सकता था। ऑल्सो इसमें नेविगेशन कैमरास के साथ कुछ मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास, मैग्नेटोमीटर और एक क्लाइमेट स्टेशन भी लगा था, जिसमें एक माइक्रोफोन भी फिट किया गया था। ये डिवाइस मंगल के वातावरण को समझने के साथ साथ वहां पर चलने वाली हवा की आवाज को भी रिकॉर्ड करता था। यानी कि अगर देखा जाए तो ये कई कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट वाली एक छोटी सी लैब की तरह था। और क्योंकि चाइना पहली बार मार्स पर ऐसा कोई भी रोवर ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्होंने मार्स के हार्श एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि ये रोवर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद ज्यादा से ज्यादा मार्स पर 90 सोल्स यानी कि 93 अर्थ डेज तक जिंदा रह पाएगा। वैसे बात अगर दुनिया की जाए तो भाई बहुत से लोगों ने तो ये भी बोला था कि ये एक दिन भी वहां नहीं टिक पाएगा, बट सरप्राइजिंगली इस रोवर ने चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया को गलत साबित किया और ये स्ट्रेट 347 मार्शियन सोल्स तक वहां पर ऑपरेट होता रहा, जो अपने आप में आज भी एक रिकॉर्ड है। और देखो गाइज, शायद ये और लंबे समय तक जिंदा रहता, लेकिन इसके बाद इसने मार्स की उन लेयर्स की अजीब सी एक ऐसी डिस्कवरी की जिसके बाद सरप्राइजिंगली ये खराब पड़ गया। बट लकीली तब तक ये चाइनीज स्पेस एजेंसी को करीब 1480 GB का रॉ डेटा भेज चुका था और इसी डेटा में कुछ ऐसा छिपा था जिसने मार्स की पूरी स्टोरी ही बदल कर रख दी। अब यहां से गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। ज्वांगजो यूनिवर्सिटी के जीएन हेवेली और हाई ल्यूई जब ज़ुरोंग रोवर के द्वारा भेजे गए डेटा पर दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें ज़ुरोंग के ROPR रेडार के डेटा में मार्स की जमीन के नीचे 10 से 35 मीटर नीचे 76 सब सरफेस रिफ्लेक्टर्स पाए गए। ये जियोलॉजिकल लेयर्स की बाउंड्रीज थी जहां पर मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी दोस्तों कि ये 76 के 76 रिफ्लेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में थे, यानी कि नॉर्दर्न लोलैंड्स की तरफ। असल में ये वही डायरेक्शन है जिसके बारे में अभी तक ये माना जाता है कि अगर प्राचीन समय में मार्स के ऊपर कभी भी समुद्र बह रहा होता तो वो इसी ही डायरेक्शन में बहता होगा। इंटरेस्टिंगली इन सभी का ही एंगल 6 से 20 डिग्री तक का था, जिसका एवरेज 14.5 डिग्री निकलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये 1.3 किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये उस समय रेत के टीले होते तो भाई इनका स्लोप चारों ही तरफ होता, लेकिन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थे। अगर ये पिघले हुए लावा से बने होते तो इनकी खास रीडिंग आती करीब 9, पर यहाँ पर रीडिंग 3 से 7 के बीच थी, मतलब ये लावा भी नहीं हो सकते थे। अगर ये इंपैक्ट क्रेटर होते तो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में होते, लेकिन ये तो लीनियर और पैरेलल थी। अगर ये रिवर्स चैनल होते तो वैली नेटवर्क्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ का टेरेन फ्लैट था। और इसके बाद एक एक करके सारी ही पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट होती रही, जिसके बाद मिशेल मांगा ने खुद ये कहा कि स्ट्रक्चर सैंड ड्यून्स जैसी नहीं दिखती, इंपैक्ट क्रेटर्स जैसी नहीं दिखती, लावा फ्लोज जैसी नहीं दिखती। यानी कि अब सिर्फ एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि भाई यहाँ पर 3 अरब साल पहले मार्स पर ओशियनिक वाटर फ्लो हो रहा था और ये लेयर्स उसी पानी के बहाव की वजह से बनी। और यही है मार्स के ऊपर जायंट ओशियन होने का अभी तक का सबसे सॉलिड एविडेंस। इंटरेस्टिंगली इसके बाद फरवरी 2025 में भी ये रिसर्च प्रोसीडिंग ऑफ जर्नल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई। टीम ने ज़ुरोंग के मार्स डेटा को सीधा अर्थ के बे ऑफ बंगाल और कोस्टल डिपॉजिट से कंपेयर किया और रिजल्ट देखकर सारे साइंटिस्ट शॉक में आ गए।
दोनों ही जगहों के डिपिंग रिफ्लेक्टर्स सेम थे, लू लेंस की तरफ झुके हुए। दोनों जगह एक ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर अलग अलग डेप्थ पर मल्टीपल पैरेलल लेयर्स थी। दोनों जगह डिप एंगल 4 से 26 डिग्री के रेंज में थे। टीम ने 21 अलग अलग अर्थ के कोस्टल साइट्स का डेटा कंपाइल किया और कंफर्म किया कि जूरोंग के मेजरमेंट्स बिल्कुल प्रिसाइजली टेरेस्ट्रियल फोरशोर डिपॉजिट पैरामीटर में फिट करते हैं। मतलब कि मोटे मोटे तर्ज पर साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो मार्स के ऊपर एक समय पर बीच मौजूद थे। ये बिल्कुल अर्थ के जैसे थे, लहरों वाले, टाइड्स वाले, और वो बीचेस जमीन के 10 मीटर नीचे आज भी वहां पर सील्ड हैं। 3.5 बिलियन साल से प्रिजर्व्ड, सरफेस इरोजन से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। एंड बाय द वे ये कोई एक ही डिस्कवरी नहीं थी जो जूरोंग रोवर के द्वारा की गई, क्योंकि इसके बाद उसने जो खोजा उसने तो पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। असल में सितंबर 2022 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ कि ROPER ने 70 मीटर गहरा मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया है, जहां नीचे बड़े पत्थर से लेकर उसके ऊपर छोटी रेत की लेयर्स भी मौजूद हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब किसी भी इलाके में भारी मात्रा में बाढ़ आती है। साथ ही मई 2022 में साइंस एडवांसेस में ये आया कि जूरोंग के लेजर स्पेक्ट्रोमीटर ने हाइड्रेटेड सल्फेट और सिलिका मिनरल्स ढूंढे हैं। प्रैक्टिकली ये तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर हवा में उठता है और सॉल्ट सीमेंट को छोड़ता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि मार्स के सरफेस के ये मिनरल्स 700 मिलियन साल पुराने हैं। यानी कि मार्स पर पानी की एक्टिविटी 3 बिलियन साल पहले खत्म नहीं हुई थी, प्रैक्टिकली वो और लंबे समय तक आगे भी रही थी। अप्रैल 2023 में एक और पेपर पब्लिश किया जिसमें जूरोंग ने मार्स के सरफेस पर क्रैक्स को ढूंढे थे, जो ये इंडिकेट करते हैं कि लिक्विड सैलिन वाटर सिर्फ 4 लाख से 14 लाख साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। यानी कि इन शॉर्ट मार्स पर उस समय भी पानी मौजूद था जब अर्थ पर हमारे शुरुआती पूर्वज घूम रहे थे। लेकिन गाइस, अब एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा और मेरे मन में भी इस टॉपिक को रिसर्च करते हुए आया था कि भाई जब मार्स पर कुछ लाख साल पहले बड़े बड़े समुद्र थे तो आखिर वो पानी गया कहां? वेल गाइस, अब जब इसका जवाब आप सुनेंगे तो आपको अंदर से ये लगेगा कि भाई इंटेंशनली शायद किसी एक चीज ने एक पूरे प्लेनेट की जिंदगी को छीन लिया है। देखो, कई रिसर्च और थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले मार्स का कोर अचानक से ठंडा पड़ने लगा था। अब इसके पीछे का एक्चुअल रीजन तो हमें अभी भी नहीं पता है, लेकिन मोटे मोटे तर्ज पर यह माना जाता है कि इसके पीछे का कारण मार्स का छोटा साइज था। असल में छोटा साइज होने की वजह से मार्स के कोर की एक्टिविटी एक समय के बाद बंद हो गई, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और मार्स का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ही समय में पूरे तरीके से गायब हो गया। अब जब तक मैग्नेटिक फील्ड था मार्स पूरे ही तरीके से प्रोटेक्टेड था, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड हटा, सोलर विंड और रेडिएशन ने सीधा की सीधा मार्स के सरफेस पर आकर हिट किया। इंटरेस्टिंगली, नासा के मेवन मिशन ने भी मेजर किया है कि मार्स आज भी हर सेकंड 2 से 3 किलोग्राम एटमॉस्फेयर को खो रहा है और ये सब लाखों सालों से चल रहा है। इसी का ही नतीजा ये है कि आज मार्स के पास ना के बराबर पतला सा एटमॉस्फेयर बचा है। एटमॉस्फेयर खत्म होने का सीधा असर इसके सरफेस टेम्परेचर पर पड़ा और वो ठंडा होने लगा, जिससे सरफेस पर लिक्विड वाटर लाखों साल पहले या तो धीरे धीरे फ्रीज हो गया या फिर इवेपोरेट होकर स्पेस में कहीं खो गया। जिन सब इवेंट्स का आज रिजल्ट ये निकला कि आज मार्स एक डेड प्लेनेट कंसीडर किया जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पूरे ही मिशन की सबसे रहस्यमयी चीज पर, और वो है जूरोंग रोवर का अचानक से खराब होना। तो देखो, मई 20, 2022 में मार्स के सरफेस के नीचे उन मार्शियन ओशियन से बनी लेयर्स की डिस्कवरी करने के बाद उसका सामना हुआ मार्स के 2 मॉन्स्टर से। पहला मॉन्स्टर था मंगल की सर्दी और दूसरा मॉन्स्टर था वहां चलने वाली रेत के तूफान, जिन दोनों ने मिलकर इसके सोलर पैनल्स को डैमेज पहुंचाया और उसके सोलर पैनल्स को मिलने वाला सोलर रेडिएशन कम कर दिया, जिसके बाद जूरोंग हाइबरनेशन में चला गया। प्रोग्रामिंग के मुताबिक उसे दिसंबर 2022 में खुद जागना था, पर मार्शियन विंटर ने उसके हीटर से उतनी हीट जनरेट ही नहीं होने दी जितना उसके प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी थी। रिजल्ट, जूरोंग कभी भी नहीं उठा। नासा का MRO का हाई राइज कैमरा कंफर्म करता है कि जूरोंग सितंबर 2022 से हिला नहीं है। वो आज भी वहीं खड़ा है, लाल मिट्टी की धूल में, धूल की चादर में दफन हुआ, चुपचाप अकेला।
मगर उसका डेटा आज भी बोल रहा है। अब देखो, जाने से पहले लास्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों साइंटिस्ट मार्स के ऊपर मौजूद पुराने ओशियन या फिर वहां पर दबे हुए बीचेस को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्यों इस डिस्कवरी को अभी तक की मार्स की सबसे बड़ी गेम चेंजिंग डिस्कवरी माना जा रहा है? तो देखो, इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि ये डिस्कवरी सिर्फ जियोलॉजिकल डिस्कवरी ही नहीं, ये जीवन की डिस्कवरी है। को-ऑथर बेंजामिन कार्डिनस ने सीधा ये कहा था कि शोलाइन्स आर दी ग्रेट लोकेशन टू लुक फॉर एविडेंसेस ऑफ पास्ट लाइफ। अर्थ पर भी अर्लियर लाइफ शोर एनवायरनमेंट में ही पैदा हुई थी। यहाँ पर भी करोड़ों साल पहले पानी में ही छोटे छोटे पूल्स बने, जहाँ के बाद थर्मल रेडिएशन, थर्मल एनर्जी और अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, जिसके बाद अर्थ पर प्रैक्टिकली लाइफ की शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंगली, जूरोंग की साइट पर भी अर्थ की तरह ही 10 मीटर की ओवरलाइंग मटेरियल की ऐसी परत मौजूद है जो इस एरिया को सरफेस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए अगर कभी मार्स पर कुछ भी जिंदा था तो उसके निशान आज भी वहां पर मौजूद होंगे। हमें बस खुदाई करके उस सेडिमेंट के सैंपल्स निकालने और उन सैंपल्स को एनालाइज करने की जरूरत है, जिसके बाद शायद हमें कोई माइक्रोबियल लाइफ या फिर सेल बेस्ड लाइफ वहां पर भी मिल जाए। पर इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा मिशन जो इस काम को बखूबी कर सके। और इसीलिए चाइना अब दुनिया को एक बड़ी डिस्कवरी देने के बाद से इतने सालों के दौरान एक और बड़े मिशन की तैयारी में लगा था, जो आगे आने वाले 2028 या 2029 तक लॉन्च हो जाएगा। इस मिशन का नाम है ताइवेन 3, जिसमें चाइनीज रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये मार्स की मिट्टी को एनालाइज करने के लिए उसे अर्थ पर लेकर आएगा। और इसीलिए इस मिशन में एक खास लैंडर, जिसमें कई मीटर तक नीचे सैंपल कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसे डेवलप किया गया है। साथ ही इस मिशन में एक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि देखो, इस मिशन को लेकर बहुत से लोगों को ये भी डाउट है कि भाई इस तरीके से कहीं हम मार्स की मिट्टी के कोई एलियन बैक्टीरिया को अर्थ पर ना ले आए जो आगे चलकर भाई हमें ही तबाह कर दे। वैसे इन सब के बारे में आपको क्या लगता है, और आखिर भारत अपने रोवर को मंगल पर कब तक उतारेगा, उसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी टीम की ये रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके के ऑथेंटिक मिस्ट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो अभी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है भाई, इसे भी क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।